जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज के वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा चोल साम्राज्य पर, जिसमें ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन नोट्स की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक की पॉइंट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने सारे जितने भी PYQ आज तक आए हुए किसी भी एग्जाम में वो सब इसमें ऐड ऑन कर रखे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और 10 से 12 मिनट में मैं आपको पूरा चोल साम्राज्य का एक रिवीजन करवाने वाला हूँ। रैपिड फायर रिवीजन होगा और यहाँ से क्वेश्चन 100% वापस आएंगे, इसकी गारंटी मेरी रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स में आपको उपलब्ध करूँगा इसी डिजिटल फॉर्म में, तो साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं चोल वंश की जानकारी या चोल वंश के बारे में पढ़ना। तो चोल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो कि भूमि और समुद्र दोनों पर विस्तृत था। यानी कि चोल साम्राज्य एकमात्र ऐसा साम्राज्य था दक्षिण भारत का जिसने कला, प्रशासन और नौसैनिक शक्ति को एक नई परिभाषा दी। तो जो चोल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो आपका माना जाता है 850 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक का जो काल है वो चोल साम्राज्य का काल या समय पीरियड माना जाता है लगभग। इस टाइम में भी चोल साम्राज्य कितना उन्नत था उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पहला बात करते हैं चोल साम्राज्य की नींव की या स्थापना करने वाला कौन था। तो चोल साम्राज्य का जो फाउंडर या संस्थापक था वो था विजयालय चोल या विजयपाल चोल जो था वो इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसमें कुछ और शासक हुए, जिसमें पहला शासक था विजयालय चोल, उसके बाद बना प्रांतक, उसके बाद राजा चोल और राजेंद्र चोल फर्स्ट। ये तीन जो शासक थे, राजा चोल और राजेंद्र चोल फर्स्ट, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस साम्राज्य को उत्कर्ष पर ले जाने में। और बात करते हैं चोल साम्राज्य की राजधानी की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो चोल साम्राज्य की 2 राजधानियां रही मुख्यतः। प्रारंभिक यानी शुरुआत में तो इनकी राजधानी थी वो थी तंजौर, और बाद में जब राजेंद्र चोल द्वितीय ने गंगकोल्ड चोलपुरम पर अधिकार कर लिया तो गंगेकोल्ड चोलपुरम उनकी बाद की राजधानी रही। तो ये याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य की 2 राजधानियां थी, पहली थी तंजौर, उसके बाद गंगेकोल्ड चोलपुरम। बात करते हैं आगे साम्राज्य का निर्माता राजा चोल फर्स्ट, यानी राजा चोल फर्स्ट जो था वो इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और इस साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था। इनका जो समय पीरियड है वो माना जाता है 985 से 1014 ईस्वी तक। इसने क्या क्या किया, इसने एक सैन्य शक्ति यानी कि एक महत्वपूर्ण थल सेना और नौसेना का निर्माण किया। किसने? राजा चोल ने, जिसके माध्यम से इसने आसपास के इलाकों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरी आती है इनकी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में तंजौर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर जो कि आप ये देख पा रहे हैं गुम्बद उसका, इसका निर्माण आपके इसी शासक ने करवाया। किसने? राजा चोल फर्स्ट ने। इसके बाद इसने श्रीलंका पर सैन्य अभियान किया और वहां पर भी विजय प्राप्त की। कितनी बड़ी बात है कि समुद्र के माध्यम से कोई शासक भारत का, दक्षिण भारत से श्रीलंका तक जाता है और उस पर अधिकार करता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। तो ये था आपका राजा चोल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि याद रखिएगा। उसके बाद करते हैं राजेंद्र चोल फर्स्ट की। ये इससे भी शक्तिशाली था, ठीक है, और इसने विजय और विस्तार के माध्यम से अपने साम्राज्य को इतना बड़ा किया जब चोल साम्राज्य इसके काल में सबसे उत्कर्ष स्थिति में था, यह अवस्था में था। तो इसने गंगा के मैदान की तरफ अभियान किया, यानी तंजौर आप सोच सकते हो दक्षिण भारत से, ये जो मैंने मैप में दर्शा रखा है कि यहाँ से आकर ये गंगा के मैदान तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है और सफल अभियान किया, ठीक है। मतलब ये वाला क्षेत्र इसने जीत लिया, जिसमें इसके बाद इसने इस गंगा के मैदान को जीतने के बाद एक उपाधि धारण की, जिसे गंगेकोल्ड उपाधि जो थी वो धारण की, और एक समुद्री अभियान, और इसने समुद्र के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को भारत में तो भी फैलाया, भारत के बाहर भी गया ये। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया जो ये आप देख पा रहे हो मैप में, मलया महाद्वीप,
सुमात्रा, जावा, इस वाले क्षेत्र में भी इसने सफल अभियान अपनी नौसेना के माध्यम से किए। श्रीलंका इनके अधिकार में पहले से था, तो मतलब भारत और भारत के आसपास के इलाकों पर भी इसने अधिकार किया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी शक्तिशाली नौसेना इसके पास रही होगी। और इसने अपनी नई राजधानी जो थी वो तंजौर से गंगेकोंड चोलपुरम में स्थापित करी, जो कि इनकी नई राजधानी थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इसके बाद चोल साम्राज्य की शक्ति के 4 स्रोत थे या 4 स्तंभ थे। कौन कौन से थे? एक तो इनका प्रशासन था, एक इनकी नौसेना और व्यापारिक स्थिति, कला और वास्तुकला और भाषा और साहित्य। ये किसी भी साम्राज्य के मेन स्तंभ होते हैं। और चोल साम्राज्य में ये किस प्रकार से विकसित थे उन पे बात करते हैं एक एक करके। पहली बात करते हैं प्रशासन की। पहला स्तंभ था इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। ग्राम प्रशासन, ग्रामीण स्वशासन चोल साम्राज्य की सबसे उन्नत और महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब ग्रामीण स्वशासन, मतलब उस समय चोल साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था थी। आप याद कर सकते हो कि 9वीं और 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से 1500-1600 साल पहले किसी भी साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का होना कितनी बड़ी बात है। जो व्यवस्था हमने 1960 में अपनाई, उस व्यवस्था को इन्होंने 9वीं शताब्दी में अपना ली थी। कितनी बड़ी बात रही होगी ये। और ये क्वेश्चन पता नहीं किसी भी किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, रिसर्च की है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा जिसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा साम्राज्य था जो कि ग्रामीण स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो वो चोल साम्राज्य था। तो याद रखिएगा इसको। अब इस साम्राज्य की जो थी प्रशासनिक व्यवस्था में 4 स्तर थे, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता था वो था चोलों का जो शासक था, जो साम्राज्य था, जो सम्राट था, उसके हाथ में सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद 3 भागों में इसका ग्रामीण प्रशासन बटा हुआ था। सबसे ऊपरी जो सभा थी, जो सामान्य नागरिकों की सभा थी, उसको आपके उर्र कहा जाता था, ठीक है, उर्र। उसके बाद एक और सभा होती थी, सभा या महासभा, जिसमें ब्राह्मण और गांव के जो बड़े गांवों के जो जागीरदार थे वो इसमें आते थे। यानी कि ब्राह्मण और उनके साथ ही जो बड़े लोग थे, बड़े जमींदार थे, वो इसमें आते थे। सभा और महासभा के हिस्से थे। और उसके बाद थी एक नगरम नाम की सभा, जो कि व्यापारियों और शिल्पकारों की सभा हुआ करती थी। तो ये इनकी 3 सभाएं थी जो कि इनकी स्थानीय शासन व्यवस्था को हैंडल करती थी। कौन सी? पहली थी उर्र, दूसरी थी महासभा और तीसरी नगरम। नगरम शिल्प और व्यापारियों का संगठन था। याद रखिएगा, शिल्पकार और व्यापारियों का संगठन था। इसके बाद एक प्रणाली पूछी जाती है बाढ़, कुंडवोलाई प्रणाली। ये क्या होती थी? तो प्राचीन भारत में पहला जो लोकतांत्रिक चुनाव करवाने की जो प्रणाली थी, उस प्रणाली को कुंडवोलाई प्रणाली कहा जाता था। और ये आपकी चोल साम्राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता रही। मतलब इसमें होता क्या था सर? तो इसमें होता ये था कि एक बड़ा कुंड लेते थे। कुंड मतलब कोई बर्तन या पात्र, जिसमें आपको जिन जिन सदस्यों को चुनाव करना है स्थानीय स्वशासन के लिए, उन उम्मीदवारों के नाम लिख के उसमें डाल दिए जाते थे। उसके बाद किसी एक बच्चे से वो उसमें से रैंडमली कोई भी एक पर्ची, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ था नाम, उनको निकाला जाता था बाहर। और जिसका भी नाम आता वो उम्मीदवार विजेता हो जाता। यही प्रणाली थी जो कि कहलाती थी कुंडवोलाई प्रणाली। तो याद रखिएगा, स्थानीय स्तर पर चुनाव करने की जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी वो प्रणाली थी कुंडवोलाई प्रणाली, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं चोल साम्राज्य के दूसरे स्तंभ की। दूसरा स्तंभ था इनका प्रभुत्व समुद्र पर और व्यापारिक, मतलब व्यापार, समृद्ध व्यापार। तो इन पे बात कर, इनके पास सबसे पहले समुद्र पर प्रभुत्व जब भी जमाने का सबसे महत्वपूर्ण इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो इनकी थी शक्तिशाली नौसेना की। तो इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक नौसेना थी, वो थी आपके चोल शासकों की, जिसने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, चाइना तक के भूभाग पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा था समुद्री व्यापार, यानी चोलों का जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इनका व्यापार चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, इन वाले इलाकों के साथ समुद्री व्यापार होता था। और व्यापारिक जो संगठन था, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, तो मणिग्रामम कहते थे, जो कि एक व्यापारियों का संगठन था।
जो कि इनके व्यापार को हैंडल करने का काम करता था। जिस प्रकार हमारा विदेश मंत्रालय, उस प्रकार इनका जो वो था मणिग्रामम नाम का संगठन या विभाग था। उसके बाद बात करते हैं द्रविड़ वास्तुकला और कांस्य मूर्ति का शिखर, यानी चोल साम्राज्य जो था वो वास्तुकला और मूर्तिकला में भी काफ़ी उन्नत था। उनके सबसे प्रमुख वास्तु की जो शैली थी वो थी द्रविड़ शैली, जो कि इनके जो उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। मतलब द्रविड़ जो शैली है, दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है, वो इन चोल शासकों की देन है। ठीक है, और उनमें प्रमुख जो मंदिर है वो वरदेश्वर मंदिर है और एक गंगेकोट चोलपुरम मंदिर है, जो कि इनके प्रमुख मंदिर है इस शैली के, किसे द्रविड़ शैली के। तो याद रखिएगा ये दोनों मंदिर, वरदेश्वर मंदिर और गंगकोट चोलपुरम के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली की वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद एक कांस्य की मूर्ति मिली है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, नटराज की मूर्ति, जो कि आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो नटराज शिव की जो ये मूर्ति है, ये भी चोल कला का सबसे प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं इनकी संस्कृति, भाषा का और साहित्य के संरक्षण पर, यानी चोल शासकों ने मूर्ति कला, प्रशासन, संस्कृति पर भी भाषा और साहित्य पर भी महत्वपूर्ण काम किए इनके साथ साथ। तो कौन कौन सी प्रमुख भाषा थी, तो इनकी जो मुख्य भाषा थी, जो राजकाजी की भाषा थी, जिसको राज्य के संरक्षण प्राप्त था, वो भाषा तो इनकी तमिल रही है, क्योंकि ये तमिलनाडु वाले इलाके से संबंधित थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ इन्होंने संस्कृत को भी और संस्कृत के साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। और शासकों ने जो शिलालेख लिखवाए वो समाज, शासन और घटनाओं को दर्ज करके हमें उन समय की जानकारी देते हैं। तो इन्होंने शिलालेख भी खूब सारे लिखे जो कि उस समय के साम्राज्य की जानकारी हमें देते हैं। इसके बाद कुछ PYQ जो कि मैंने पढ़ा दिए ऑलरेडी, लेकिन एक बार वापस शॉर्ट रिवीजन के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी तो वो थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण स्वशासन। इसके बाद कुंडबुलाई प्रणाली क्या रही सर, तो वो चोल काल में विकसित प्रणाली रही, जो कि एक चुनाव की प्रणाली थी। वरदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने करवाया और गंगा पे अभियान करने वाला शासक तो चोल राजेंद्र चोल फर्स्ट था, जो कि गंगा के मैदान पर अभियान करता है और वहाँ पर अधिकार करता है। तो ये था आपके चोल साम्राज्य, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी। थैंक यू सो मच।